वेलकम डियर स्टूडेंट। इसके पहले की वीडियो में हम ग्रेविटेशन जो टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप पीडीएफ में देख रहे हो, हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ था 10 सन के पास, और यहाँ लिखा है यूज़ ऑफ आईसीटी कलेक्ट वीडियोज़ एंड पीपीटी अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट। तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर या फिर गूगल में विकिपीडिया के ऊपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अगला हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। सो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन लाइंस का मतलब है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन और स्पीड में चेंज करना है तो उसके ऊपर फोर्स लगाना जरूरी है। So force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of that object। इसके बाद can you recall के अंदर एक क्वेश्चन है what are Newton's law of motion। तो 9th में आप इसके पहले भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हो। हम एक बार यहाँ रिकॉल करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कुछ इस तरह से, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू रिमेन एट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it। इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक के मोशन करता रहेगा या फिर जिस तरह से ये माउस इस वक्त शांत रखा हुआ है, तो ये तब तक के इसी पोजीशन पे रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। जैसे अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ तो ये हिलने लगेगा, या फिर ये तब तक वैसे ही अपने रिमेन स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है। तो चलिए इसको हम बोर्ड पे एक एग्जाम के तौर पर समझ लेते हैं। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है अभी हमने जो पढ़ा उसको कुछ इस तरह से हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान के चलिए कि ये जो फुटबॉल है ये इस वक्त रिमेन स्टेबल कंडीशन में या स्टेशनरी पोजीशन में, यानी ऑब्जेक्ट इन रिमेन रेस्ट, तो यहाँ पर वो रेस्ट में है और ये अर्थ है, ये जो लाइन है यहाँ पर अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो ये अभी स्टेबल है, वो फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है, वो वहीं पे रहेगा। साल 2 साल 3 साल जब तक के ऊपर ना हवा ना आप या ऐसा कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो कि उसके मोशन में चेंज हो, तो वहीं पर सालों साल रहेगा। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो मान के चलिए कि आप पैर से उसको हिट कर रहे हो, तो उसकी स्टेबल कंडीशन के अंदर थोड़ा सा मोशन आएगा, यानी आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे। तो यहाँ इस पैर के थ्रू यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है। ये फोर्स इस फुटबॉल को मोशन देगा और मोशन के कारण ये बॉल अपनी स्टेशनरी पोजीशन से वहां से हटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइंस और ये बॉल की मूवमेंट है कि वो बॉल रुक नहीं रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है मोशन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर इस पैर ने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये एक्सटर्नल फोर्स उस बॉल को जो है वो आगे लेके गई। तो यहाँ पर उसका मोशन हुआ। बॉल की जो स्पीड है उस फोर्स पे डिपेंड करती है। तो बॉल धीरे 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 लुढ़कते हुए यहाँ तक गया और यहाँ पर आके रुक गया, फाइनल पोजीशन आफ्टर द फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स लगाई और फोर्स के कारण उसके अंदर मोशन हुआ और वो थोड़े दूर जाकर रुक गया। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिमेन रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अब आपका दूसरा सवाल है कि यहाँ पर तो उसको फोर्स दे दिया गया था और वो मोशन था, यहाँ उसको किसने रोका। तो अगर यही चीज या यही प्रैक्टिकल अगर हम स्पेस में जाके करते थे, तो अगर हम किसी बॉल को अगर धक्का मारते हैं वहां पर या फुटबॉल को अगर हम वहां पुश करते हैं, तो वो बॉल कई सालों तक, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल या दूसरा रोकने वाला फोर्स न लगे, वो उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी। तो ये होगा स्पेस में, क्योंकि वहां पे अदर मीडियम नहीं है उस बॉल को रोकने के लिए। लेकिन अर्थ के ऊपर यहाँ फोर्स लगाने पर क्यों ये चीज यहाँ रुक जाती है? बहुत सारा जो हिडन फोर्स है, अर्थ का भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बहुत सारे फोर्सेस जो है वो इस बॉल के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसके कारण वो रुक जाती है। अदरवाइज अगर इसको रोकने वाला कोई मोशन नहीं होता था तो बॉल रुकती नहीं थी, बॉल कंटिन्यू चलती जाती थी। तो ये जो सारी चीजें ये स्पेस के अंदर होती है, अर्थ पर नहीं होती है। तो होपफुली आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ गए होंगे। अब लेते हैं सेकंड लॉ। अब
second law. Newton's second law of motion is the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the change of momentum occur in the direction of the force. इसका मतलब होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो आपके अप्लाई किए हुए फोर्स से सीधे सीधे रिलेट करते हैं। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से मारोगे तो वो उतना ही ज़्यादा मोमेंट दिखाएगा, अगर आप स्लो अगर उसको पुश करते हो तो वो उतना ही मोशन दिखाएगा। सो हमारा जो लॉ है वो इस तरह से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे इस वक्त ये स्टेशनरी पोजीशन पर है, अगर मैं इसको इतना ही फोर्स लगाता हूँ तो ये माउस थोड़ा आगे जाता है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ तो ये और ज़्यादा जाएगा। ऐसा ही आपके गेम्स में भी होता है, जब फुटबॉल या बाकी गेम्स आप खेलते हो। तो चलिए इसको व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो न्यूटन का सेकंड लॉ कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर देखिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरह से होता है। आपने जो फोर्स उस पर अप्लाई किया गया है, जितनी स्पीड से उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, तो आप मान के चलिए कि थोड़ा हल्का सा पुश करते हो, बॉल पहली पोजीशन तक जाती है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ होगा, ये जितना भी इसका कैलकुलेशन होगा कि ये पहली पोजीशन तक जा रहा है, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा पुश किया। अब आपका फोर्स आपने थोड़ा सा बढ़ाया, आपने इस बॉल को धक्का मारा और वो दूसरी पोजीशन पर जाके रुका। डायरेक्शन भी उसका सेम ही है, या डायरेक्शन आप उसको जब मारते हो, अगर आपने किक अगर उसको राइट साइड में किया तो वो राइट साइड में जाएगा और आपकी फोर्स जो रहेगी वो, अगर आपने उसको लेफ्ट साइड में अगर डिलीवर किया है तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा। आपका फोर्स और बढ़ जाता है और मान के चलिए कि तीसरी पोजीशन पर वो आके रुकता है। तो यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स के थ्रू इसके ऊपर कोई रिएक्शन हुआ और ये मोशन करते हुए वहां तक पहुंचा जितना फोर्स आपने दिया था। आप जितना फोर्स लगाओगे वो फोर्स इसके अंदर, यानी ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इसको मिलेगी और ये फिर उसी स्पीड से आगे आगे चलते हुए यहाँ तक जाएगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ चुके हो। सो होपफुली आपको न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो कुछ इस तरह से है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है कि हर एक एक्शन के लिए उतनी ही अमाउंट में रिएक्शन फोर्स होती है। तो इसके पहले की क्लासेस में भी आपको जो बंदूक है उसका एग्जाम्पल बताया गया है, तो हम उसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो एक्शन और रिएक्शन पेयर में काम करता है। तो इसके पहले आपने बंदूक का एग्जांपल दिया है कि अगर हम बंदूक को हाथ में पकड़ते हैं और उसको हम अगर फायर करते हैं तो जितनी स्पीड से बंदूक की गोली आगे जाती है उतना ही झटका आपकी बंदूक पर पीछे की साइड में पड़ता है। हम उसका और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ एक रॉकेट स्टेशनरी पोजिशन पर है और सेकेंड में वो मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। जब रॉकेट लॉन्च होने के लिए फ्यूल को प्रेशराइजली इस पॉइंट से, मैंने यहाँ पर जानबूझ के लाइन दी है, तो इस पॉइंट से जब रॉकेट प्रेशराइजली यहाँ से फ्यूल बाहर निकलता है, इसी पॉइंट के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई होती है, यानी उसको एक्शन करना है, उसको परफॉर्म करना है ऊपर के साइड में। उतना ही एक्शन जितना वो ऊपर दिखा रहा है उतना ही रिएक्शन फोर्स वो अर्थ के ऊपर या अर्थ के सरफेस के ऊपर अप्लाई करता है, जिसके कारण आप जितना उसको दबाओगे उतना ही ऊपर उठोगे। ऐसे ही जब आप जमीन पे बैठे रहते हो तो आपको ऊपर उठना है, आपकी एक्शन है खड़े होने की, और आप जब हाथ से प्रेशर लगा के उठते हो तो आप अपने शरीर का जो वजन है वो उतना ही नीचे अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो जितने आपके बॉडी का वजन हो। तो उतना फोर्स अप्लाई करने के बाद ही आपकी बॉडी लिफ्ट होगी। वैसे ही इस पूरे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जितनी एक्शन फोर्स की जरूरत होती है उतनी ही रिएक्शन फोर्स जो है वो अर्थ के ऊपर नीचे की तरफ अप्लाई होती है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर वाला जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, यहाँ पर वो मैंने इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फिलहाल ये जो एग्जाम्पल है वो सफिशिएंट है। बढ़ते हैं आगे। तो आपने न्यूटन के तीनों लॉ जो है वो यहाँ पर देख लिए हैं। अब हमारे पीडीएफ में अगला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट है। यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन के बारे में दिया हुआ है।
Great scientist Sir Isaac Newton 1642 to 1727 was one of the greatest scientists of recent time. He was born in England. He gave his law of motion, equation of motion of theory, gravity in his book Principia. तो न्यूटन जो थे वो अपने टाइम के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। अब यहाँ पर उनके जन्म को यानी कि 1642 और 1727 उनकी जो डेथ है इनको अंडरलाइन कर सकते हो, ये आपके 1 मार्क यानी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। सो ही वाज बोर्न इन 1642 एंड डाइड इन 1727। ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उनके समय के और इनका जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ही गेव हिज लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इन हिज बुक प्रिंसिपिया। तो उन्होंने एक प्रिंसिपिया करके बुक लिखी है जिनके अंदर उन्होंने ये 3 टॉपिक लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ये बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखे हुए हैं। इसके आगे है बिफोर दिस बुक वॉज रिटन केपलर हैड गिवन 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। इसके बाद जब ये बुक लिखी उस बुक के थोड़े ही पहले केपलर ने कि प्लैनेट जो है वो क्यों ऐसा मोशन करते हैं। हमने देखा है कि प्लैनेट जो है वो ऑर्बिटल मोशन करते वक्त एक इलिप्स के अंदर घूमते हैं, ना कि सर्कल के अंदर। तो वो इलिप्स क्यों बनाते हैं या इलिप्स के अंदर ही उनका जो मोशन होता है वो क्यों होता है, इसको डिस्क्राइब कर दिया था केपलर ने। हाउएवर द रीजन व्हाई प्लैनेटरी मूव इन द वे डिस्क्राइब्ड बाय केपलर्स लॉ वाज नॉट नोन। लेकिन जो केपलर ने लॉ बताया था या डिस्क्राइब किया था उन्होंने, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ दिया है कि हाउएवर द रीजन व्हाई प्लैनेट मूव इन द वे डिस्क्राइब बाय केपलर्स लॉ वाज नॉट नोन। लेकिन इसका एक रीजन नहीं था कि क्यों वो इस तरह से इलिप्स के अंदर ही रोटेट करते हैं, सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं। लेकिन न्यूटन उनसे थोड़े आगे थे, उन्होंने मैथमेटिकली और बाकी जो थ्योरी है उनके थ्रू प्रूफ करके दिखाया कि वो इस तरह का मोशन क्यों करते हैं। न्यूटन विथ हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव केपलर्स लॉ। लेकिन न्यूटन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और मैथमेटिक्स इन दोनों के जरिए केपलर्स के तीनों लॉज को पूरी अच्छी तरह से समझा के दिखाया। इसके आगे है इन एडिशन to this, Newton did groundbreaking work in the several areas including light, heat, sound and mathematics. तो इसके अलावा न्यूटन ने हीट, लाइट, साउंड और मैथमेटिक्स इनके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। He invented a new branch of mathematics. उन्होंने मैथमेटिक्स की नई ब्रांच डिस्कवर की जिसका नाम This is called calculus and has wide range application in physics and mathematics. इस नई मैथ की ब्रांच का नाम कैलकुलस था और जो फिजिक्स और मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आगे है ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और न्यूटन साथ साथ में वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया था। सो इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट ये आपने पढ़ लिया है। इस पोर्शन को आप ऑब्जेक्टिव या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी एक साइंटिस्ट के बारे में आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखिए, तो ये जो बॉक्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस बॉक्स को आप पढ़ने के बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ है और वो किसी ऑब्जेक्ट को बांध कर घुमा रहा है। तो इसी को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। ट्राई दिस, tie a stone to one end of string, take the other end in your hand and rotate the string so that the stone move along a circle as shown in figure 1.2a। तो यहाँ देखिए ये जो लड़का है ये अपने हाथ में इस ऑब्जेक्ट को लेकर रोटेशन करवा रहा है इसको, और यहाँ पर ये जो रेड लाइंस है ये सर्कल को दिखा रही है और ये मोशन कंटिन्यू हो रहा है। उसके आगे है आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो। इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स एक्टिंग, किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग, और कैसे आप उस फोर्स को रोक सकते हो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द स्टोन, और उस पत्थर के ऊपर या उस स्टोन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप वो
जो मोशन है या वो जो फोर्स है आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो वो रोक देते हो। सो इसका एक्सप्लेनेशन आगे के पैराग्राफ में लिख दिया है। As long as we are holding the string, we are pulling the stone toward us, that is toward the center of the circle and applying a force toward it. तो पहले क्वेश्चन का आंसर, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन एंड इन विच डायरेक्शन इन दिस फोर्स एक्टिंग। ये जो दो क्वेश्चन थे जो यहाँ पर 1.2 के यहाँ दिए हुए हैं, इसका आंसर है कि आप जो है उस पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे हो, तो खींचना यानी कि कोई फोर्स लगाना है, और अपनी ओर खींच रहे हो तो उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड योरसेल्फ, यानी आपके तरफ है। और आपके तरफ मतलब आपका हाथ, यानी उस सेंटर की तरफ जो वो पत्थर घूम रहा है उसके सर्कल के सेंटर की तरफ। तो इसको भी हम एक्टिविटी से समझेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू स्टॉप द फोर्स फ्रॉम एक्टिंग। आप कैसे उस फोर्स को एक्ट करने से रोक सकते हो। इसके आगे है, द फोर्स स्टॉप एक्टिंग व्हेन वी रिलीज द स्ट्रिंग। अगर आप वो जो रस्सी घुमा रहे हैं उसको छोड़ देते हो तो फोर्स रिलीज हो जाएगा। उसके बाद यह है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द स्टोन, तो फिर पत्थर पर क्या असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको भी मालूम है, अगर आप पत्थर घुमाओगे और उसको छोड़ दोगे तो वो घुमाते घुमाते आप जहां छोड़ोगे उस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो in this case the stone will fly off along a straight line which is tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time। अब यहाँ पर इस पूरी लाइन का मतलब है, और ये टेंजेंट यहाँ एक वर्ड आया है, तो यहाँ आप फिगर में देखिए, ये जो यहाँ फिगर बी दिया हुआ है, इस फिगर के अंदर ये लड़का जिस समय पर पहले घुमा रहा था, ये वाली जो घुमाने वाली पोजीशन है, यहाँ वो घूम रहा था एक जैसा, और जैसे ही ये जो डॉटेड वाली पोजीशन है यहाँ पर उसने रस्सी छोड़ दी, तो जिस समय उसने रस्सी छोड़ी उस समय उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई, उस हाई वेलोसिटी के साथ उस पॉइंट पर वो टेंजेंट बना के निकल जाता है। और टेंजेंट जो है वो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर एक लाइन होती है जो टच करती है, सिर्फ एक ही लाइन टच करती है। अब टेंजेंट के बारे में आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। टेंजेंट जो है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, या रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इसको भी हम व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन और सेंटीमीटर फोर्स को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। देखिए आपके जो बुक में डायग्राम है उसी तरह मैंने बनाने की कोशिश की है। ये वो पर्सन है जो घुमा रहा है उसको, और ये उसका टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, तो ये टॉप व्यू है। उसके बाद टेंजेंट क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने ये दो फिगर निकाले हुए। तो मैं फिगर को नंबर देता हूँ, आप नंबर वाइज देखिए। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ फिगर है आपका। पहले फिगर में जैसे आपके बुक में दिया है कि लड़का जो है वो रस्सी से पत्थर को घुमा रहा है। अगर वो उस पत्थर को घुमाते रहेगा कंटिन्यू तो वो घूमेगा, वो इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन उस पत्थर की जो हर पॉइंट पर, जैसे मान के चलते कि मैं 2-3 पॉइंट पर उस स्टोन को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ए, बी, सी, डी और ई पोजीशन है। ऐसी 5 पोजीशन पर वो पत्थर पहुंचता है। हर बार उस पत्थर का जो मोशन है वो इस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, वो जाना चाहेगा इस सेंटर की तरफ। क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसलिए वो सेंटर की तरफ न जाते हुए उसको उस पथ को यानी उस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। वो कंटिन्यू उस रास्ते के ऊपर जाएगा। तो फिर ये कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आप उसको घुमाते रहोगे, जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते रहोगे, जब तक कि ये सेंटर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। और इसीलिए ये जो है वो डायरेक्शन किसके तरफ है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर। यहाँ इस वक्त सेंटर उस लड़के का हाथ कर रहा है काम, तो ये सारा का सारा जितने भी ये पत्थर जहां जहां पे भी दिखाया है मैंने पोजीशन, वो हर जगह सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर की तरफ। अब उसने कहा है कि अगर हम इस फोर्स को खत्म करना चाहे तो कैसे खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो रस्सी पकड़ के है, मान के चलिए कि ये रस्सी टूट जाती है, या हम उस रस्सी को छोड़ देते हैं। इस रस्सी को, यहाँ रस्सी बंधी हुई है और ये कंटिन्यू मोशन कर रहा है। अचानक से ये रस्सी छोड़ दी तो ये इसी पॉइंट पर, ये यहाँ पर उसने कहा है एट इंस्टेंट ऑफ पॉइंट, यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, आप जितना भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे वो सारा का सारा फोर्स इस रस्सी से होते हुए उस बॉल के अंदर या उस स्टोन के अंदर जाएगा
और इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी बिना सेकंड की देर किए हुए जहां आपने रस्सी छोड़ी उसी पॉइंट पर सारा का सारा फोर्स जो है वो उसके अंदर रहेगा और उसी डायरेक्शन में वो टेंजेंट बन के निकल जाएगा। टेंजेंट मतलब होता है जब आप किसी सर्कुलर मोशन के अंदर किसी चीज को एक पॉइंट से छोड़ते हो तो वो उस पॉइंट के साथ टेंजेंट बनाते हुए निकल जाता है। अब टेंजेंट को यहाँ समझिए, मान के चलिए कि यही वाला जो बॉल है और ये वो सर्कल के ऊपर घूम रहा है, अचानक से आप इसको छोड़ देते हो तो यहाँ पर ये जो लाइन दिखा रही है ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट जो है इस सेंटर से जो लाइन यानी कि रेडियस पर ये परपेंडिकुलर होता है या रेडियस इस पे परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ लिए, इस साल भी आपको है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है, यहाँ पर ये जो रस्सी है वो रेडियस का काम कर रही थी और उसके अंदर फोर्स था। जैसे ही आपने रस्सी छोड़ी वो सारा का सारा फोर्स उस बॉल के अंदर गया, उस स्टोन के अंदर गया और वो स्टोन जो है इसी समय इसी पॉइंट से वो निकलना शुरू हो गया। तो ये आपको यहाँ स्लो मोशन में दिख रहा है। अगर आप ओरिजिनल अगर पत्थर को लेके घुमाते हो और छोड़ते हो तो जिस पोजीशन पे आप छोड़ते हो उसी समय वो पत्थर वहां से सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पर आप घुमा रहे हो, अचानक से आपने यहाँ पत्थर को छोड़ दिया और पत्थर उस लाइन से टेंजेंट बनाते हुए आगे निकल जाएगा। इसी डायरेक्शन को एक और चीज से यानी टेंजेंट को समझाने के लिए, जब आप ये अगर अर्थ है और आप अगर कोई बड़ा बॉल या ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर रोल करवाते हो जमीन के ऊपर, तो ये जमीन के ऊपर रोल हो रहा है। आपने देखा होगा बॉल या किसी भी सर्कुलर चीज का सिर्फ एक ही पॉइंट है जो पूरे के पूरे अर्थ के कांटेक्ट में आता है। अगर आप बॉल को लेते हैं और उसको जमीन पर लुढ़काते हैं तो वो सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन के रोलर जो होते हैं तो वो भी देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर यहाँ पर वो रोटेट करते हुए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। और ये देखिए अर्थ जो है यहाँ वो टेंजेंट लाइन का काम कर रहा है। इस बॉल को अगर ये हम देखते हैं तो ये बॉल का ये जो सर्कमफरेंस है ये सर्कल की तरह इमेजिन करते हैं और ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट पॉइंट है जहां पर अर्थ जो है वो टेंजेंट की लाइन दिखा रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सर्कुलर मोशन के दौरान जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसका सारा का सारा जो फोर्स है वो टुवर्ड सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये पहली चीज। दूसरा, अगर आप किसी भी समय उस सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं यानी उसका फोर्स रिलीज करते हैं तो वो उस इंस्टेंट टाइम पर उतनी वेलोसिटी के साथ टेंजेंट बनाते हुए निकल जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और उससे रिलेटेड एग्जांपल था। ये सारा का सारा अगर हम इमेजिन करते हैं प्लैनेट्स के साथ तो प्लैनेट्स किस तरह से मोशन करते हैं वो देखते हैं। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पर समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। You may recall that we have performed a similar activity previously in which 5 rupees coin kept on a rotating disc, circular disc, flies off and disc along the tangent to the disc. तो आपने एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आप एक थाली लीजिए और थाली के अंदर 5 रुपया का जो कॉइन है वो रखिए और उसको घुमाइए। आप जब एक स्पीड में आते हो तो वो जो कॉइन है वो किसी एक पॉइंट से सरक जाता है यानी वहां पर वो टेंजेंट बना लेता है। इसके आगे दिया हुआ है thus a force act on any object move along a circle and it is the direction toward the center of the circle. This is called as centripetal force. तो अब आपकी डेफिनेशन यहाँ तैयार होती है। A force act on any object moving along a circle, यानी किसी भी सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स एंड इट इज डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसकी सेंटर की तरफ होता है। इसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मोशन करता रहे और उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ आपको दिखाई दे तो वहां होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। आगे है सेंट्रीपेटल मीन्स center seeking, that is the object try to go toward the center of circle because of its force. तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स का आपने डेफिनेशन देखा। आप सेंट्रीपेटल वर्ड का मीनिंग ये है कि सेंट्रल सीकिंग यानी सेंटर की तरफ जाने की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर सीकिंग होता है, मतलब वो घूम तो रहा है अपने सर्कल पर लेकिन उसकी इच्छा है सेंटर की तरफ जाने की, क्योंकि सेंटर जो है वो उसको अपनी ओर फोर्सफुली खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका अपना एक मोशन भी है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलाकर सेंट्रीपेटल फोर्स बनता है।
फोर्स जिसके कारण वो रोटेट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिसकी हमेशा जाने की इच्छा है सेंटर की तरफ। क्योंकि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर मिली सेकंड या उससे भी कम समय के लिए उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है। तो वो सेंटर की तरफ जाना तो चाह रहा है, लेकिन उसके उस सर्कुलर मोशन के कारण वो सेंटर की ओर नहीं जा पाता है। तो यही जो चीज है वो सेंट्रीपेटल फोर्स है। इसके बाद आगे दिया हुआ है, you know that the moon, which is a natural satellite of the earth, goes around it in a definite orbit। जैसे कि आपने चंद्रमा को देखा है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर अर्थ की जो है वो रोटेशन करता है, उसके चारों तरफ वो घूमता है। The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during the motion। अब यहाँ बताया गया है कि जो मून की जो स्पीड है वो उस सर्कुलर पथ पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पथ वो कंटिन्यू चेंज होते रहती है। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? तो क्या आपको लगता है कि मून के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है? व्हाट मस्ट बी द फोर्स, व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? वो कौन सा डायरेक्शन है जो वो फॉलो कर रहा है उसका फोर्स? हाउ वुड इट मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्ट ऑन इट? और अगर क्या होगा कि वो फोर्स उसके ऊपर ना हो, यानी जिस फोर्स की वजह से अभी वो घूम रहा है, अगर वो फोर्स ही ना हो तो क्या होगा उसके साथ? डू द अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सिमिलर फैशन? तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या सोलर सिस्टम के जो दूसरे प्लैनेट्स भी है जो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, सेम यही जो चीज है या यही जो लॉ है, फिनोमिना है, ये उसको फॉलो करते हैं। इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? क्या ऐसा ही सेम फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या बाकी प्लैनेट्स के ऊपर लगता है? व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन? और उनका डायरेक्शन क्या है? तो यहाँ पर आपसे डू यू थिंक से लेके पूछे गए यहाँ तक के सारे सवाल का आंसर नीचे दिया गया है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक सम फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? क्या कोई फोर्स है जो मून के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है? तो यस, अर्थ के द्वारा लगाया गया मून के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके कारण वो एक सर्कुलर मोशन वहां कंटिन्यू कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? उसका डायरेक्शन कहाँ है? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ वो घूम रहा है और अर्थ ही उसके ऊपर जो है वो अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रही है, तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो सेंटर की तरफ यानी अर्थ की तरफ होगा। तो यहां दिया है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जांपल एंड क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट द मून टू गो अराउंड द सन is must be the force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by earth which attract the moon toward itself। तो अर्थ ने उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाया हुआ है, इसलिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अर्थ की तरफ होगा। यानी थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि वो मून है, वो ऑब्जेक्ट है और उसका सेंटर जो है वो अर्थ है, तो उसका सारा का सारा फोर्स जो है वो अर्थ की तरफ होगा। आगे आपका क्वेश्चन है, हाउ वुड इट मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्ट ऑन इट? अगर इस तरह का कोई फोर्स उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा या उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा तो मे बी वो किसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा, या फिर हो सकता है उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वो स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो स्टेबल एक ही जगह पर खड़ा होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स अगर नहीं लग रहा है। क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स है इसलिए वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हम वो फोर्स सारे हटा देते हैं तो या तो वो एक डायरेक्शन में कई सालों दिनों तक या अनंत तक वो उसी तरह चलते रहेगा जब तक कि कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगे, या फिर अगर वो रुका हुआ है तो उसी स्टेशनरी पोजीशन में वो तब तक रहेगा जब तक कि कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। आगे है, डू द अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इज सिमिलर फैशन? तो क्या जो बाकी प्लैनेट्स है वो भी सन के चारों तरफ जो रोटेशन करते हैं उसके अंदर भी सिमिलर यही फैशन लगता है? तो यस, सन जो है वो सभी प्लैनेट्स के लिए इमेजिनरी सेंटर है और सारे के सारे जो प्लैनेट्स है उनके ऊपर सन का लगाया हुआ सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो काम करता है, जिसके वजह से वो सन को सेंटर मानकर वो रोटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है, सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ टुवर्ड इटसेल्फ, और उन सभी का व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन? तो यहाँ दिया है टुवर्ड इटसेल्फ। तो सूरज जो है वो इमेजिनरी सेंटर है और इसी कारण सारे के सारे प्लैनेट जो है उस सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होते हुए
अपना सर्कुलर मोशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंट्रीपेटल फोर्स और सर्कुलर मोशन ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कैपलस लॉ के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। तो जिस तरह सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो छोटे से स्टोन के ऊपर काम करता है, उसी तरह वो अर्थ और मून के बीच में, सन और बाकी प्लैनेट्स के बीच में भी काम करता है। यहाँ पर देखिए अर्थ और मून दोनों को मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ अर्थ थोड़ी देर के लिए सेंटर का काम कर रही है। ये सेंटर होने के साथ साथ इस मून के लिए जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो इस मून के ऊपर अर्थ के थ्रू लगने वाला जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ रहेगा? अर्थ की तरफ। अब ये अगर मोशन कर रहा है, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है या कोई भी फोर्स लगा रही है, तो ये मून यहाँ पर आके गिर जाना चाहिए, यानी वो दोनों कोलैप्स हो जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। रीजन ये है क्योंकि जिस समय इसके ऊपर ये फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, उसी समय पर ये रोटेशन भी कर रहा है। तो ये यहाँ पर रिवॉल्यूशन भी कर रहा है। तो ये रिवॉल्यूशन के कारण ये जिस समय इधर अट्रैक्ट हो रहा है, उसी समय वो अपने पथ के ऊपर भी चल रहा है। इसलिए उसको एक सर्कुलर मोशन मिलता है। और इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से, यानी इस तरह के कॉम्बिनेशन की वजह से ये कंटिन्यू चलते रहता है। हर पॉइंट पर इसका टेंजेंट बना होता है और हर पॉइंट पर इसकी रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है। यानी ऐसा मान के चलते हैं कि ये 90 डिग्री का एक जो एंगल है, उस 90 डिग्री के एंगल को बनाते हुए वो एक जैसा मोशन करता है। तो ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स अर्थ का मून के ऊपर। सिमिलरली ऐसा ही सेम जो है वो सन हर प्लैनेट के ऊपर लगाता है। यहाँ से देखिए ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, जो भी दूर के प्लैनेट्स है या पास के प्लैनेट है, सभी के लिए इन सभी का जो फोर्स होगा वो सभी का इस सेंटर की तरफ होगा, यानी सन की तरफ। और इसी वजह से वो इस तरह का मोशन करते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्स में देखते हो तो हमें एग्जैक्टली सर्कल करता हुआ कोई भी प्लैनेट नहीं दिखता है। यानी अगर यहाँ प्लैनेट है और यहाँ सन है, तो इस तरह का सर्कुलर मोशन न करते हुए एलिप्स में किया जाता है। यानी थोड़ा सा अंडाकार जो होता है, उनकी जो ऑर्बिट होती है वो थोड़ी सी अंडाकार होती है। तो इसको केपलर ने बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो न्यूटन ने अपने ग्रेविटी के और मैथमेटिक्स की मदद से दिया था। सो हम नेक्स्ट इसमें केपलर्स के लॉ देखेंगे और क्यों वो इस तरह का मोशन करते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो आप घर में कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।